हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज आपके सामने टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी की वीडियो लेकर आई हूँ मैं। दिस इज़ द 4th चैप्टर ऑफ जीएसटी, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, व्हाट इज़ टैक्सेबल इवेंट और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर टैक्स लेविड होगा। विल टैक्सेबल इवेंट कवर्स बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ टैक्सेबल इवेंट। विल इट नॉट इन्वॉल्व न्यू लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा इम्पोज किया जाएगा। एंड हाउ विल इट बी डिफाइंड अंडर CGST एंड SGST। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। आई रिपीट, an event or occurrence that results in tax liability is called taxable event। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि GST इम्पोज होगा ज़रूरी, यानी कि टैक्सेबल इवेंट ज़रूरी नहीं है कि GST इम्पोज करे। GST के आने से पहले जो टैक्सेबल इवेंट होता था वो कैसे कैसे होता था, जैसे कि आपको मालूम है, पहले जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अगर हम कोई सर्विसेज रेंडर करते थे तो सर्विस टैक्स लगता था। अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते थे तो कस्टम ड्यूटी लगा करती थी। अगर हम इंटर स्टेट गुड्स को सेल किया करते थे तो सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, और अगर हम इंट्रा स्टेट किया करते थे तो वैट लगता था। तो यानी कि GST के आने से पहले ये जो टैक्सेबल इवेंट होता था ये सभी इवेंट्स पे लगा करता था। लेकिन GST आने के बाद ये जो टैक्सेबल इवेंट है ये किस पर लगता है, सप्लाई पर लगता है। और सप्लाई भी कौन सी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो या बोथ। नाउ टैक्सेबल इवेंट इज़ दैट इवेंट हैपनिंग ऑफ विच अट्रैक्ट्स लायबिलिटी टू टैक्स। मतलब टैक्स की लायबिलिटी राइज हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि GST इम्पोज होगा या नहीं। यानी कि जो टैक्सेबल इवेंट होता है वहाँ पे जो लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है वो टैक्सेबल इवेंट के ऊपर निर्भर करता है। और ज़रूरी नहीं कि जब लेवी करें टैक्स को तो साथ ही साथ उसका कलेक्शन भी हो, यानी कि इसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लॉ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ सप्लाई। अब जो GST है उसके अंदर सप्लाई को बहुत वाइडर फॉर्म में बताया गया है कि सप्लाई है क्या। सेक्शन 7 सप्लाई को एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ जाते हैं, या फिर दोनों आ जाते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स भी इंक्लूड होते हैं और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ किस चीज़ की सप्लाई, पहला है सेल। सेल किसका, जैसे कि हम गुड्स या सर्विस जिसका हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑनरशिप का मतलब क्या है कि हमने उसका टाइटल, उसका जो स्वामित्व है वो हस्तांतरित कर दिया, यानी वी गिव द टाइटल, वी गिव द ऑनरशिप टू द अदर पर्सन टू यूज़ दैट पर्टिकुलर गुड और टू यूज़ दैट पर्टिकुलर सर्विस, तो वहाँ पर सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कैसी होती है, जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वहाँ पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जो कि टैक्सेबल है, तो वहाँ पे भी उसको सप्लाई की कैटेगरी के अंदर लाया जाएगा। तीसरा है बार्टर। बार्टर आपको पता है कि जो विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है, यानी कि आप किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ लेते हो तो वहाँ पर भी सप्लाई मानी जाएगी। नो डाउट आपने उसके बदले पैसे नहीं दिए, आपने चीज़ के बदले चीज़ दी, यानी एक्सचेंज टेक प्लेस व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अगला है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, जैसे कि आप किसी टैक्सेबल पर्सन को कोई प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करने का अधिकार दे देते हो, अधिकार खाली इस्तेमाल करने का देते हो, उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे, आप बहुत सारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस आपने ले रखे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो ये आपने लाइसेंस ले रखा है कि आप किसी टैक्सेबल पर्सन को एक लाइसेंस दे देते हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर सके विदाउट ऑनरशिप। अगला होता है रेंटल। रेंटल क्या होता है, जब आप किसी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से या उसका कुछ पार्ट रेंट पर दे देते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द सप्लाई ट्रांजेक्शन। अगला है लाइसेंस। जस्ट लाइक रेंटिंग, अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को लीज़ पर दे देते हो तो वो भी जो GST
की जो अमाउंट है दैट विल बी अंडर सप्लाई ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है परमानेंट डिस्पोजल, यानी कि आपने कोई एसेट, यानी कि जो बिजनेस एसेट्स है उसको परमानेंटली डिस्पोज कर दिया, तो वो भी सप्लाई की ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो आई होप सप्लाई के अंडर सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल, ये सब आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स जहाँ पे हम डिफाइन करें कि ये सप्लाई है या नहीं है। पहला पैरामीटर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। मतलब अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन की बात करें तो या तो गुड्स होने चाहिए या सर्विसेज होने चाहिए, इसके अलावा आप उसको सप्लाई की कैटेगरी के अंदर नहीं डालेंगे। डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट है सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसके बदले हमने कुछ दिया होना चाहिए, ज़रूरी नहीं पैसे ही, हमने बात की बार्टर भी हो सकता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर। तीसरा है सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि जब हम जो सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ऐसे कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर हमने कोई काम किया है, कोई ट्रांजेक्शन की है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगला है सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ऑफ कोर्स जो टैक्सेबल पर्सन है उसके द्वारा कोई ट्रांजेक्शन की तो उसी को सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। एंड लास्ट सप्लाई शुड बी मेड विथ टैक्सेबल टेरिटरी। अब हम डिटेल में इन 6 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। पहला पैरामीटर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, गुड्स क्या माना जाएगा। Section 252 of GST says that goods means every kind of movable property other than money and securities। यानी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, यानी कि दूसरा मतलब जो इमूवेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लैंड, तो लैंड क्योंकि इमूवेबल है तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। अब ये मनी और सिक्योरिटीज़ के अलावा, अब आप पूछेंगे मनी और सिक्योरिटीज़ को क्यों एग्जाम किया गया है, तो फॉर एग्जांपल आप कुछ मनी, अपना कुछ पैसा अपने फ्रेंड को देते हो और उसके बदले कुछ चार्ज नहीं लेते हो, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूड अंडर द जीएसटी। या सिक्योरिटीज़, अब सिक्योरिटीज़ पे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ पे आपको मालूम होगा ऑलरेडी एससीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये मनी और सिक्योरिटीज़ को एग्जाम्प्ट किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज के मतलब है एनी थिंग अदर देन गुड्स, यानी कोई भी ऐसी सर्विस जो गुड्स में इंक्लूड नहीं है, दैट विल बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो वो मनी को कन्वर्ट करने के लिए करें। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि फॉरेन करेंसी को हमें कन्वर्ट कराना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी जो ये सर्विस होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी। तो हमें सर्विस में क्या समझ में आया कि गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मनी। अब यानी कि जैसे कि आपने कैश को कार्ड में कन्वर्ट कराया या आपने फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कराया, तो उसमें आपके जो चार्जेस लगे दैट विल बी अंडर द सर्विस, तो दैट विल बी अंडर द परवेंस ऑफ जीएसटी। तो आई होप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर आपको समझ आ गया होगा। गुड्स के अंदर सभी एक्टिविटी जो कि मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करती हैं, बट इंक्लूड किसको करती हैं, जो कि एक्शनेबल क्लेम होते हैं। एक्शनेबल क्लेम को समझाने का, क्लेम जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो, आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, आपने कुछ प्रीमियम पे किया उसके बदले, तो वो जो आपने प्रीमियम पे किया और उसके बदले जो आप क्लेम ले सकते हो दैट विल बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास मतलब जो लैंड है उसके ऊपर जो भी पेड़ पौधे हुए हैं, जब तक वो लगे हुए हैं तब तक तो उसको गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा, लेकिन वंस दे आर कट एंड दे आर सोल्ड, they are used for making furniture or any other thing, that will be under the definition of goods। समझ आएगा गुड्स के अंदर क्या क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज में हमें बताया अदर देन गुड्स, इसके अंदर भी एक्सक्लूड किया जाता है, मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है जो एक्टिविटीज़ मनी के यूज़
के लिए की जाती हैं या कैश को कन्वर्ट करने के लिए की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यू कन्वर्ट योर कैश इनटू कार्ड। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। कंसिडरेशन का मतलब केवल मनी नहीं होता, कंसिडरेशन का मतलब काइंड भी हो सकता है, यानी आप किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ ले रहे हो या आपने कोई काम किया उसके बदले सामने वाला आपको कोई और काम कर देता है, तो दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और इसके साथ साथ कंसिडरेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जो रिसिपिएंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि उसी से आपको मनी आए, किसी थर्ड पर्सन से भी आपको मनी रिसीव हो सकता है। और इसके अंदर एक्सक्लूड क्या होगा? एक्सक्लूड होगा सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ मतलब जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज़ देती है, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। नेक्स्ट है सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो जीएसटी लगेगा वो केवल कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स पे लगेगा। आप पर्सनल कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। और फर्दर सम ऑफ बिजनेस का मतलब होता है ऐसी कोई एंसिलरी या सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज़ होती हैं, आपके बिज़नेस को ग्रो करने में यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर उस पर जीएसटी लागू होगा। तो फर्दर सेंस ऑफ बिजनेस आपको समझ आ गई। सपोज़ आप इसके अंदर जो एक्सेप्शन होगी सप्लाई एंड कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस के अंदर, इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और वो आपके बिजनेस में यूज़ नहीं भी हो रही है, आपके बिजनेस के लिए नहीं भी है, तब भी उसको जीएसटी के अंदर माना जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन। अभी टैक्सेबल पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो जो सप्लाई है वो गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, तो वो उसके अंदर एग्जम्प्टेड आइटम्स नहीं होने चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अभी तक हमारे जीएसटी के कैटेगरी के अंदर नहीं आए हैं। दूसरा इट शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन के अंदर समझने के लिए एक तो सप्लायर होता है, तो जो सप्लायर है उसका टैक्सेबल होना ज़रूरी है, और जो रिसिपिएंट होता है उसका टैक्सेबल होना ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति हैं जो टैक्सेबल की डेफिनेशन के अंदर आएंगे? अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल आ ही जाएगा। अ पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड बट ही इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है लेकिन उसकी लायबिलिटी राइज होती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लागू होगा। ये एक और आप समझ लिए, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर जीएसटी को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है लेकिन उसने वॉलेंट्री अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो वहाँ पर भी जीएसटी लागू होगा। नेक्स्ट इज टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई को तो मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के अंदर होना चाहिए। जो एग्जम्प्टेड आइटम्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आज के डेट में। और इसके अंदर दो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब से हरियाणा आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा आपको आईजीएसटी। और अगर इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। सपोज आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा के किसी शहर से दूसरे शहर में माल सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना पड़ेगा।